नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व और पीएम मोदी प्रवास की तैयारियों की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने दिए सख्त निर्देश, कहा आयोजन में कोई कमी न रहे। भूपेश बघेल का भाजपा सरकार पर हमला, कहा नक्सल नीति विफल, आत्मसमर्पण करने दूसरे राज्यों में जा रहे नक्सली। एससीसीआर बिलासपुर बॉक्सिंग रिंग में अफसरों ने शराब पार्टिकल खेर और अनुशासन की धज्जियां उड़ाई, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण स्थल बना विवादित अड्डा। भाई दूज पर बहनों ने भाइयों के माथे तिलक लगाया, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की, उपहारों और मिठाइयों से पर्व का उल्लास बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ नवा रायपुर में राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। बैठक में सुरक्षा, पार्किंग, वीवीआईपी सेक्टर, पेयजल और बैठक व्यवस्था सहित सभी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में राज्योत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाना है। बैठक में आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर 5 नवंबर को नवा रायपुर का आसमान भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के शानदार प्रदर्शन का साक्षी बनेगा। बॉम्ब बस्ट, हाइट इन द स्काई और एरोहेड जैसी परफॉर्मेंस के जरिए ये शो राज्य के युवाओं और नागरिकों में गर्व, रोमांच और देशभक्ति की भावनाओं भर देगा। राज्य शासन और वायुसेना की संयुक्त तैयारियों के तहत प्रदर्शन रजत जयंती समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। सूर्य किरण टीम ने अब तक भारत और दुनिया में 700 से अधिक प्रदर्शन किए हैं, जिनमें श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर, ब्रिटेन और थाईलैंड शामिल हैं। 2015 से हाल हेहक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर के साथ उड़ान भर रही है और युवाओं को सेना में सेवा के लिए प्रेरित करती है। टीम की उड़ानों की सटीकता और अनुशासन इसे एशिया की एकमात्र 9 विमान वाली एरोबेटिक टीम बनाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है कि सूर्य किरण टीम हमारे रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेगी। यह शो राज्य के विकास और राष्ट्रीय गौरव की उड़ान का प्रतीक बनेगा और युवाओं को देशभक्ति एवं राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार नवा रायपुर में इस रोमांचक एरोबेटिक शो के साक्षी बनेंगे। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अगर यह हड़ताल होती है तो धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। शासन ने तो 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी आंदोलन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संघ का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। पिछले साल शासन ने कर्मचारियों को सुखद राशि देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। यही कारण कि इस बार संघ ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार आंदोलन को इस बार प्रबंधक संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का भी समर्थन प्राप्त है। आंदोलन को 3 चरणों में चलाने की योजना बनाई गई है। पहला चरण 24 अक्टूबर को होगा, जब जिले स्तर पर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा चरण 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में 3 नवंबर से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वे धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। हमारी जो है सरकार की मांगे थी कि हमारे जो है सुखद की जो योजना है सरकार के पास, वो हमको दिया गया है कि लेटर के माध्यम से, ऋचा मैडम के माध्यम से दिया गया। उस मांग को हमने किया गया कि हमको जो लिखित में आश्वासन दिया जाए। लिखित में आश्वासन देने के बाद भी हमारे जो है जिला के को धान तो उठा, लेकिन बाकी अन्य जिलों का जो प्रदेश स्तर में धान नहीं उठा। इस कारण हमको बहुत तकलीफ हुई और उसकी मान्य जो है आज भी उस लेटर का मान्य नहीं मान रहे हैं, न अधिकारी मान रहे हैं, न हमारे पास उच्च जो है न्यायालय हमको मान्य कर रही है इसको। इस कारण उसके कोई मान्यता नहीं है। जब अधिकारी ही, जब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उसकी चीज़ को कि मान्य नहीं है, तो किस चीज़ का मान्य रहेगी सरकार में, बताइए। शासन इस चीज़ को नहीं मानती है, इसलिए हम लोग चरणबद्ध हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। अपना परिचय देंगे। कमलकांत पाटनवार, जिलाध्यक्ष कर्मचारी सहकारी कर्मचारी समिति संघ, जिला बिलासपुर। सहकारी समितियों के कर्मचारी धान खरीदी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। किसानों के पंजीयन से लेकर तौल, भुगतान और भंडारण तक हर जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों पर होती है। ऐसे में अगर वे हड़ताल पर चले गए तो पूरी व्यवस्था ठप पड़ सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन इसका असर सीधे किसान पर पड़ेगा, जिन्हें अपनी उपज बेचने में कठिनाई हो सकती है।
पूरे समिति कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो या चौकीदार हो या विक्रेता हो या लिपिक हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो या प्रबंधक हो, सभी मिलकर के एक संयुक्त संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के अन्यायपूर्ण धान खरीदी नीति के विरोध में 3 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल समिति के कर्मचारियों के द्वारा किया जाना है, जिसके संबंध में चरणबद्ध आंदोलन के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ होना है, जिसमें आज जो है प्रथम चरण के रूप में 1 दिवसीय हमारा बैठक आयोजित किया गया। अब देखना होगा कि सरकार आंदोलन से पहले कर्मचारियों को मनाने की कोशिश करती है या नहीं। फिलहाल यह हड़ताल न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की आजीविका पर भी सवाल खड़ा कर रही है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में आंदोलन के कारण खरीदी व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रदेश की नक्सल नीति पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दावा किया था कि वे 6 महीने में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी भाजपा की सरकारें सिर्फ दावे ही करती है। नक्सल समस्या आज भी बनी हुई है। बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया कि उन्होंने नक्सलवाद समाप्त करने के लिए अब तक कौन सी नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सली तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जाकर आत्मसमर्पण करते हैं, जबकि अपने ही राज्य में ऐसा नहीं करते। ये सवाल उठता है कि यदि प्रदेश सरकार की नीति इतनी प्रभावी है तो नक्सली यहाँ आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार केवल बयानबाजी में व्यस्त है और जमीनी स्तर पर नक्सलवाद की समस्या को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है वे सुरक्षा बलों और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बीच भरोसा कायम करने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि नक्सलवाद की समस्या का स्थायी समाधान निकले। अरे भाई एक चीज बताओ, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, नंकी राम कंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा के देख लो, 6 महीने में खत्म कर देंगे। 2004 की बात है ना, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? एक आध नीति बताओ। यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? आपकी कोई नीति अच्छी है तो सरेंडर वहाँ क्यों करते हैं? नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटते हैं। खासतौर पर हावड़ा, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में हर साल इस दौरान भारी भीड़ देखी जाती है। यात्री की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। रेलवे ने 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों को टिकट और यात्रा में परेशानी न हो। त्योहारी सीजन में भीड़ प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक वार रूम बनाया गया है, जहां से देश भर के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों की निगरानी की जा रही है। गुरुवार को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव स्वयं वार रूम पहुंचे और तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए हर स्थल पर व्यवस्था की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलिंग लगाई गई है ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में असुविधा न हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर आधे घंटे में विभिन्न मार्गों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा विभिन्न जोनल और डिविजनल कार्यालयों में अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। रेलवे का लक्ष्य है कि सभी यात्री सुरक्षित और सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जैसे आप यहाँ पे अगर अभी देखें तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। तब देखिए इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि एक सडन रश के साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे, सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे। एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहाँ टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से एग्जैक्ट करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जाते और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी
हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या करीब 7,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच गई है, जिसके मद्देनजर स्टेशन परिसर में अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। रेलवे प्रबंधन के अनुसार बिलासपुर स्टेशन समेत उसलापुर और रायगढ़ स्टेशनों पर विशेष फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए कुछ रेगुलर ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्पेशल ट्रेन में मिलाया गया है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सीटें और बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा टिकट बिक्री की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जनरल बुकिंग केंद्रों पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीमों को 24 घंटे तैनात किया गया है। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी अलर्ट पर हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। स्टेशन पर बैरिकेटिंग, फूड स्टॉल, पेजर और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। रेलवे का कहना है कि भीड़ प्रबंधन के प्रयास त्योहारों के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में मददगार साबित होंगे। अभी दिवाली और छठ पर्व को दृष्टि में रखते हुए रेलवे प्रबंधन के द्वारा कुछ इसके इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें कि उनका भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और किसी भी प्रकार के ऐसी स्थिति जहाँ पे कि ज़्यादा पैसेंजर आ जाते हैं उसको डील किया जा सके। तो व्यापक स्तर पे रेलवे बोर्ड स्तर से पिछले साल करीब 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी और ये संख्या करीब अभी 7,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी गई है। तो ऑलमोस्ट दोगुना कैपेसिटी क्रिएट किया गया और बिलासपुर स्टेशन पे भी अगर अचानक से कभी ऐसा भीड़ उत्पन्न होती है तो जितने टिकट बिक्री हो रही है उस पर स्पेशल नज़र रखी जा रही है और एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है, 2 होल्डिंग एरिया बनाया गया है कि अगर ज़्यादा आ भी जाता है तो उनको एक होल्डिंग एरिया में रख के फिर ट्रेन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उनको छोड़ा जाएगा। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी पैसेंजर को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बिलासपुर स्टेशन से ओरिजिनेट होने वाली अभी तक कोई सामने नहीं आई है और आगे भी नज़र रखी जा रही है और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। करीब वीकली ट्रेनों को मिला के, स्पेशल ट्रेनें मिला के करीब 181 ट्रेनें बिलासपुर से पार करती हैं और हर रोज़ करीब 90 से 100 ट्रेनें पर डे वाली रहती हैं और इसमें कुछ स्पेशल ट्रेनें पर डे 2-3 की संख्या में बिलासपुर को पार कर रही हैं या उसलापुर या अनूपपुर, शहडोल। तो जो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स हैं इसमें भी जा रहे हैं। तो और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनका प्रसार प्रचार के लिए आपके माध्यम से भी हम लोगों ने भेजा है प्रेस विज्ञप्ति और स्टेशन पे भी उसको डिस्प्ले रखा गया है। जहाँ पे जनरल बुकिंग है और जहाँ पे रिजर्वेशन का बुकिंग है वहाँ पे भी लोगों को जानकारी के लिए बताया गया है कि ये स्पेशल ट्रेनें हैं तो आप इसमें भी अपना बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए कमर्शियल और आरपीएफ और संयुक्त टीम जो है मैकेनिकल और अन्य विभाग भी इसमें सभी मिलकर मुस्तैदी से तैनात हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी किसी भी फेस्टिवल रिलेटेड कोई भी रश के लिए बिल्कुल जो टीम है वो बिल्कुल रेडी है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग चालू है, होल्डिंग एरिया रेडी है, बैरिकेडिंग, उनका क्यूइंग करना, लाइन मैनेजमेंट, सब चीज़ के लिए रेलवे बिल्कुल मुस्तैद है। बिलासपुर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को नई उड़ान देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। अब सेवानिवृत्त शिक्षक एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते नजर आएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल की इस पहल को जिले भर में सराहना मिल रही है। उन्होंने सभी रिटायर्ड शिक्षकों से अपील की है कि वे अपनी सेवाएं समाज हित में पुनः समर्पित करें और नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में योगदान दें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अभिनव कदम उठाया है। जिले में वर्तमान औसतन 27 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात है, लेकिन सत्र के बीच कई शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रशासन ने इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की है। इच्छुक रिटायर्ड प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षक गूगल शीट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को उनके निवास स्थान के आसपास के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खास बात है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। शिक्षक केवल समाज हित और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान देंगे। वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में यदि हम शिक्षक छात्र का अनुपात देखें तो 1:27 है, किंतु बहुत से शिक्षक जो हैं समय समय पर सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और इसमें ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी
शिक्षक गुणवत्ता के विकास के लिए अध्यापन कार्य करना चाहते हैं। वो जिला शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर महोदय से भी अपनी सेवाएं देने के लिए मिलते रहते हैं। तो कलेक्टर महोदय बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल जी के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है कि ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी जिले के गुणवत्ता विकास में, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास में, अकादमिक विकास में रुचि है, ऐसे शिक्षकों की सेवाएं जिला के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में इनकी सेवाएं लेनी जानी चाहिए। जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि मिशन 10+ अभियान के तहत पहले से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें विषयवार PLC गठन, केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली, शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती और स्मार्ट टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शामिल है। रिटायर्ड शिक्षकों के जुड़ने से इन योजनाओं को और गति मिलेगी। सत्र के अंत में इन सेवाभावी शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी बल्कि विद्यार्थी में सीखने की ललक, आत्मविश्वास और प्रेरणा भी जगाएगी। यह प्रयास शिक्षा जगत में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार करेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से आम पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही जंगल के दरवाजे हर किसी के लिए खुले पड़े हैं। नियम, कानून और सुरक्षा व्यवस्था सब हवा में उड़ गई है। जो रिजर्व बाघों और दुर्लभ वन्य जीवों की शरण स्थली कहलाता है, वो अब शराबी और मनचलों की ऐशगाह बन चुका है और वन विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे हैं। बिलासपुर मुंगेली जिले की शान माने जाने वाला अचानक मार टाइगर रिजर्व इन दोनों अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। यहाँ जंगलों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, मगर हकीकत में उनका कोई पालन नहीं हो रहा। रिजर्व के गेट लगे ज़रूर हैं, लेकिन अब उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। जंगली रास्तों से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बिना रोक टोक अंदर घुस रहे हैं, जैसे कोई सरकारी रिजर्व नहीं बल्कि निजी मैदान हो। हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर नज़ारा देखा तो नतीजा चौंकाने वाले थे। जंगल के बीच शराब पार्टी चल रही थी, कहीं कैंप फायर तो कहीं पिकनिक का मज़ा। नशे में धुत युवक खुलेआम फर्राटे से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। जो इलाका आम पर्यटकों के लिए बंद है, वहाँ स्थानीय लोग ऐसे घूम रहे जैसे ये उनका निजी फार्म हाउस हो। ये सब कुछ टाइगर रिजर्व के भीतर हो रहा है और वन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। वन विभाग के अधिकारी हर साल कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई के दावे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात इन दावों को मजाक बना रहे हैं। जब आम पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी गई, तब भी जंगल में बेतहाशा आवागमन जारी है। सवाल उठता है, अगर आम लोगों की पहुंच इतनी आसान है तो शिकारी और तस्कर यहां क्या नहीं कर रहे होंगे। इस खुली लापरवाही ने अचानक मार के पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डाल दिया है। बाघ, भालू, तेंदुआ जैसे वन्यजीव लगातार इंसानी दखल से भयभीत हैं। कैमरा टैप की निगरानी ठप है, सुरक्षा गश्त केवल कागजों पे चल रही है और गार्डों की तैनाती दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। सवाल यह कि आखिर वन विभाग किसकी सुरक्षा कर रहा है, जंगल की या जंगल के बहाने चल रहे धंधे की। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई जांच नहीं, कोई रोक नहीं। लगता है जैसे रिजर्व वन्य जीवों से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के लिए सुरक्षित है। सवाल अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, नैतिक भी है। जब जंगलों के रखवाले ही लापरवाह बन जाए तो बाघों के भविष्य का क्या होगा। अचानक मार की तस्वीर वन विभाग की नाकामी की खुली किताबें हैं। गेट है पर नियंत्रण नहीं, नियम है पर पालन नहीं, सवाल है पर जवाब कोई नहीं। अब देखना है कि वन विभाग इस जंगल की आवाज़ सुनेगा या फिर अपनी कुर्सियों की सुरक्षा में ही खोए रहेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।